हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट फर्स्ट का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसके अंदर कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मेटेलिक प्रॉपर्टी आदि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो संक्रमण धातु का एक स्पेशल गुण है, विशिष्ट गुण है, जिसके कारण ये एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट से बिल्कुल अलग होते हैं। चुंबकीय गुणों से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो निम्न प्रकार है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या, यौगिक की ज्यामिति और धातु लिगेंड बंध यानी मेटल लिगेंड किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं। यांत्रिकी के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इनमें दो प्रकार की गति होती है। पहला होता है ऑर्बिटल मोशन, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर ऑर्बिटल में वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसे कहते हैं हम ऑर्बिटल मोशन। और इस ऑर्बिटल मोशन के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होता है। दूसरा होता है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमता है। जिस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर घूमता है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो आपने देखा ऑर्बिटल मोशन है और यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रॉन का ये अक्ष है, एक एक्सिस है इलेक्ट्रॉन की, ये इस एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन एक्सिस के ऊपर घूम रहा है। अब ये अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो किए गए हैं। इसका स्पिन इधर है और इसका स्पिन इधर है। दोनों का स्पिन अपोजिट है, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो अपोजिट होता है। तो जब एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके कारण एक मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण परमाणु एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ये जो दोनों मोशन होते हैं, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रॉन या हम कहें कि परमाणु है जो है एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। संक्रमण धातु में तीन प्रकार के चुंबकीय व्यवहार होते हैं। पहला प्रतिचुंबकत्व डायमैग्नेटिज्म, अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिज्म और लोह चुंबकत्व फेरोमैग्नेटिज्म। किसी भी पदार्थ का मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र ये दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन ब्रैकेट n प्लस 2। यहाँ पर n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम देखते हैं कि जो संक्रमण धातुएं होती है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता है। यहाँ देखिए इस टेबल के अंदर बताया गया है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है 0 1 2 3 4 5। यहाँ तक हम चलते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का मान भी यहाँ तक बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो मैग्नेटिक मोमेंट का मान कम हो गया। यहाँ पे 3 है, मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वो कम होती जा रही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी कम होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि अयुग्मित या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ता है। परमाणु आयन और अणुओं का चुंबकीय आघूर्ण बोर मैग्नेटॉन इकाइयों में प्रकट किया जाता है। अब बोर मैग्नेटॉन इकाई क्या होती है, BH से उसको शो करते हैं, बोर मैग्नेटॉन इकाई। इसका जो BH होता है इसे हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, BH इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई MC। यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है वो है ये E। उसके बाद में H प्लैंक कांस्टेंट है और M जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और C वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का हम मैग्नेटिक मोमेंट किस तरह से निकालते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है NiCl4 2- का। अब इसके अंदर निकल जो है वो +2 स्टेट में है, तो +2 स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3ds 4s 0 3d8 4s 0।
क्लोराइड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये बात ध्यान देने की है कि क्लोराइड क्योंकि वीक लिगेंड है इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होता तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती। अब जब लिगेंड मेटल आयन के पास में आता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए उसे वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे देखिए निकल के पास में क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है तो ये पूरे 8 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरे हुए हैं, इनकी कोई पेयरिंग नहीं हुई है। यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और लिगेंड को यहाँ पर क्योंकि 4 लिगेंड है, ये देखिए यहाँ पे लिगेंड की संख्या है 4 यहाँ पे, तो हमें 4 ऑर्बिटल ऐसे चाहिएंगे जो खाली हो ताकि लिगेंड उसमें अपने इलेक्ट्रॉन दे सके और बॉन्ड बना सके। तो हमें एक ऑर्बिटल तो 4s मिल जाएगा और 3 p ऑर्बिटल हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो जाएगा। तो इस तरह से 4 ऑर्बिटल मिल जाएंगे जिनमें लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और बॉन्ड बना सकता है। अब चलिए इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने फॉर्मूला बताया था, म्यू इज इक्वल टू n प्लस 2। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 2। तो ये यहाँ पे हम n की जगह 2 लिख देंगे तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 2.82 आ जाएगा और इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल। चलिए अब संक्रमण धातु में 3 प्रकार के मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं, वो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो अब इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डाईमैग्नेटिज्म। ठीक है, डाईमैग्नेटिज्म क्या होता है, प्रतिचुंबकत्व क्या होता है। किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है तथा ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं। इन पदार्थों को प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व यानी डाईमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब इस बात को समझिए कि हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन स्पिन मूवमेंट करता है या ऑर्बिटल मूवमेंट करता है तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। अब जब इलेक्ट्रॉन क्योंकि परमाणु के अंदर रहता है, इट मीन्स परमाणु चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इस परमाणु को या पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये पदार्थ क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को अपने पास नहीं आने देता है, यानी अट्रैक्ट नहीं करता है बल्कि उसको प्रतिकर्षित करता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो इस पदार्थ में से निकलना पसंद नहीं करती है, वो बल्कि इस पदार्थ की बजाय निर्वात में से निकलना, वैक्यूम में से निकलना ज्यादा पसंद करती है। तो क्योंकि इस पदार्थ में से निकलना नहीं पसंद करती है इसलिए ये पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं और ये पदार्थ जो है वो डाईमैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं और इनके इस गुण को डाईमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे। अभी डायग्राम में हमने देखा दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट तो होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने अक्ष पर घूम रहे हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, एक दूसरे से निरस्त हो जाता है। इसलिए ऐसे यौगिकों का टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये 0 इसलिए होता है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होते हैं। तो जो प्रतिचुंबकत्व है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का गुण है, मतलब उस पदार्थ में प्रतिचुंबकत्व होगा जिस पदार्थ में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी ये बात बोली है कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को निरस्त कर देते हैं। तो हर पेयर्ड जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो सब एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को निरस्त कर देंगे। तो जितने भी पदार्थ होते हैं जिनमें केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रतिचुंबकत्व या डाईमैग्नेटिक पदार्थों का मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है क्योंकि वो पदार्थ डाईमैग्नेटिक होते हैं जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। डाईमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी
प्रत्येक पदार्थ में होती है। क्यों? क्योंकि हर पदार्थ या परमाणु में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। परंतु ये प्रदर्शित केवल उन पदार्थ में होती है जिनमें सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। देखिए, अब किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठा करके देखिए, उसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, लेकिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर उसमें डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन साथ साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसलिए डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी केवल उन्हीं पदार्थों में शो होगी जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा। तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिज्म की तुलना में वीक होता है। अतः पदार्थ में अगर दोनों में डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म गुण है तो पदार्थ केवल पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, डायमैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डायमैग्नेटिज्म जो होता है वो पैरामैग्नेटिज्म की तुलना में वीक होता है। अब देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म। देखिए, वे पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से गुजरने देते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उन पदार्थों को पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं और पदार्थ के इस गुण को हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पदार्थ है और ये जो एरो मार्क वाली है ये सब चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो ये देखिए पदार्थ में आई फिर गुजरी, इसका मतलब ये पदार्थ में से गुजर रही है, ठीक है, और ये इस पदार्थ में से गुजरना पसंद करती है। और जबकि डायमैग्नेटिज्म में क्या था, ये चुंबकीय बल रेखा आ रही है और पदार्थ के अंदर नहीं जा रही है, सीधे निकल जाती है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए सारी की सारी इस पदार्थ के अंदर जाने के बाद में निकल रही है। तो यहाँ पर वे पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को या चुंबकीय क्षेत्र को अट्रैक्ट करते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और इस गुण को हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। और एक बात और है कि पदार्थ जो होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए, हमने डायमैग्नेटिक में देखा था कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। और पैरामैग्नेटिक में हम देखते हैं कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पेयर्ड तो है ही सही लेकिन अनपेयर्ड भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक क्यों शो करेगा ये? क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किसकी तुलना में, डायमैग्नेटिज्म की। अब यहाँ देखिए, है तो दोनों चीजें इसके अंदर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है तो डायमैग्नेटिज्म भी है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म का गुण भी है। लेकिन क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और पैरामैग्नेटिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो केवल पैरामैग्नेटिज्म के गुण को ही ये पदार्थ शो करेगा। अणु में अनुचुंबकत्व ताप तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होता है, जबकि उसमें हमने देखा था डायमैग्नेटिज्म में उसमें ताप और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। फिर बात करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म की। यह अनुचुंबकत्व का ही विस्तृत रूप है। ऐसे पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसमें स्थायी चुंबकत्व आ जाता है और इस गुण का प्रदर्शन कुछ ही पदार्थ करते हैं, जैसे आयरन। आयरन को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो ये खुद एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, इसके अंदर चुंबकीय गुण स्थायी रूप से आ जाते हैं, इसलिए इन्हें फेरोमैग्नेटिज्म की कैटेगरी में रखा गया है। मेटेलिक नेचर। संक्रमण तत्वों में धात्विक गुण होता है और यही कारण है कि ये संक्रमण तत्व नॉन मेटल से या अधातुओं से अलग होते हैं। अब इनमें कौन कौन से धात्विक गुण होते हैं देखते हैं। हार्ड, संक्रमण तत्व जो होते हैं वो सभी हार्ड होते हैं। मेलिएबल होते हैं, मीन्स इनको वायर में कन्वर्ट किया जाता है। हम जैसे देखते हैं कि कॉपर वायर होता है, सिल्वर वायर होता है। अब कॉपर सिल्वर दोनों क्या है, संक्रमण तत्व हैं, तो इन संक्रमण तत्वों को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये मेलिएबल होते हैं। सभी संक्रमण तत्व डक्टाइल होते हैं, इट मीन्स इनको पीट करके इनकी शीट बनाई जाती है। संक्रमण तत्वों के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। साथ ही साथ में इनमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। संक्रमण धातु के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मेटल मेटल बॉन्ड पाया जाता है और साथ ही इसमें डी ओवरलैपिंग होती है, जिसके कारण कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं।
परमाणु में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनने के साथ साथ में मेटेलिक बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ती है, और यही कारण है कि इसमें कठोरता बढ़ती है या हार्डनेस बढ़ती है। अब देखते हैं कि जो हार्डनेस है वो किस तरह से बढ़ती है। इसमें हार्डनेस स्कैंडियम से जब हम स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम तक चलते हैं, उसके बाद में क्रोमियम भी, ठीक है, क्रोमियम तक जब चलते हैं यहाँ पे तो हार्डनेस बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। फिर मैग्नीज जो है वो मोस्ट हार्ड है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज में D5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं। फिर यहाँ पर आयरन से, क्रोमियम की जगह यहाँ पे हम आयरन लिखेंगे। आयरन से जब हम जिंक तक बढ़ते हैं तो हार्डनेस कम होती जाती है। इसका कारण ये है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में हम देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और स्ट्रॉन्ग मेटल होने के कारण इन ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बहुत हाई होती है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में पहले मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ती है और उसके बाद में कम होती है। नीचे टेबल में हम देखते हैं कि स्कैंडियम से टाइटेनियम तक जाते हैं तो ये वैल्यू बढ़ रही है। फिर क्रोमियम में थोड़ी कम हो जाती है और मैग्नीज में एकदम से कम हो जाती है, और उसके बाद में फिर आयरन में मैग्नीज की तुलना में ज़्यादा होती है, लेकिन आयरन के बाद में ये धीरे धीरे कम होती जाती है। और जिंक की वैल्यू अगर आप देखें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की तो सबसे ज़्यादा कम होती है, सबसे लो होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कैंडियम से और वैनेडियम तक तो बढ़ती है, फिर क्रोमियम की लो होती है, फिर मैग्नीज की एकदम से लो हो गई, और फिर आयरन की बढ़ती है और मैग्नीज की तुलना में ज़्यादा है मतलब, और फिर इसके बाद में धीरे धीरे कम होती है। और जिंक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू सबसे कम होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड जो बनता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग बनता है, और इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। लेकिन मैग्नीज और जिंक की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर मैग्नीज में D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो हाफ फिल्ड है, और जिंक में D10 होता है जो फुल फिल्ड होता है। तो यहाँ पे ये क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इनके d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड बनाने में बहुत कम योगदान देते हैं, यानी कि इनके अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड बनता है वो वीक बनता है, और वीक मेटेलिक बॉन्ड बनने के कारण इन दोनों के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के मान बहुत ही कम होते हैं। और क्रोमियम का अभी हम आगे देखते हैं कि इसमें क्यों कम होता है। देखिए यहाँ पे जो स्कैंडियम है उसके बाद में टाइटेनियम और वेनेडियम, यहाँ से हम देखते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, और इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब हम क्रोमियम में देखें तो यहाँ पे क्रोमियम के पास में हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यानी कि d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम जानते हैं कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमेशा स्टेबल होता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो मेटेलिक बॉन्ड बनाने में योगदान कम देते हैं, और योगदान कम देने के कारण मेटेलिक बॉन्ड जो बनता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है, और यही कारण है कि क्रोमियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेनेडियम की तुलना में कम होता है। कैटालाइटिक एक्टिविटी। कैटालाइटिक एक्टिविटी के कारण ही संक्रमण धातु तथा इसकी जो मिश्र धातु होती है उनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में या कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। अब प्रथम संक्रमण धातु की मुख्य उत्प्रेरक की अभिक्रियाएं क्या है ये देखते हैं हम। FeSO4 और H2O2, इसे हम कहते हैं फेंटोन रिएजेंट। ये जो फेंटोन रिएजेंट है ये किस रूप में काम में लिया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में।
और किसके लिए लिया जाता है? ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। किसका ऑक्सीडेशन? प्राइमरी अल्कोहल का। किस में? एल्डिहाइड में। उसमें इसको यूज किया जाता है। किसको? FeSO4 को किसके साथ? H2O2 के साथ में। अब मैग्नीज देखें तो ये भी एक ट्रांजिशन मेटल है। इसको मैग्नीज एसीटेट के रूप में उपयोग में किया जाता है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किसमें होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके बाद में आयरन और मॉलिब्डेनम का यूज होता है किसमें? इसमें इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया के फॉर्मेशन में, अमोनिया के निर्माण में। कॉपर और वैनेडियम। देखिए यहाँ पे कॉपर और वैनेडियम दोनों ही ट्रांजिशन मेटल है। इनका उपयोग किया जाता है साइक्लोहेक्सेनॉल व साइक्लोहेक्सेनॉन के मिश्रण के ऑक्सीकरण से एडेपिक अम्ल का निर्माण करने में। उसके बाद में है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज किया जाता है SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण करने में। देन उसके बाद में रेने निकल। यहाँ पे निकल को हम देखें तो वो ट्रांजिशन मेटल है। इसका उपयोग किया जाता है हेक्सामिथाइल डाइएमीन के सिंथेसिस में, उसके निर्माण में। नेक्स्ट है TiCl4 में जिंगानटास कैटलिस्ट बनता है। इसका उपयोग एथिलीन से पॉलीएथिलीन के निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार से जितनी भी संक्रमण धातु हैं इनका उपयोग कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। ये एक इसका महत्वपूर्ण गुण है। थैंक यू।